हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस वी मिश्रा और आज एक नया लेसन शुरू करेंगे। वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, पहले एक थ्योरी बता दें कि ये एक जो इफ़ेक्ट था इसकी तो अभी बात करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है, एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। पूरी दुनिया, क्योंकि जो लाइट का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था पूरी तरीके से फेल हो चुका था। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें लाइट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेल हो चुका था। पहले न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी थी जिसमें न्यूटन ने माना था कि लाइट जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जस्ट लाइक ए पार्टिकल ऑफ ए सैंड। फिर उसके बाद जब वो फेल हुई तो उसके बाद हाइगेंस की वेव थ्योरी चली आ रही थी और करीब 100 ईयर से चली आ रही हुई हाइगेंस की वेव थ्योरी पूरी तरीके से यहाँ फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद यहीं पे नई थ्योरी आई और फिर आइंस्टीन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया जिसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ज़रा इस एक्सपेरिमेंट को समझा जाए कि क्या था एक्सपेरिमेंट। पहले दो फिनोमेना की बात करते हैं। एक है थर्मोआयनिक इमिशन और दूसरा यही इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों पहली ऐसी चीज़ देखी गई कि अगर किसी मेटल में हीट अगर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। दूसरा ये था, ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, अभी लगभग कोर्स में नहीं है। सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही चीज़ थी, देखा गया किसी मेटल में अगर एक इनफ अमाउंट की लाइट हम डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। फिनोमेना कुछ ऐसा था कि कोई भी अगर मेटेलिक सब्सटेंस ले लें और इसमें लाइट अगर डालें तो ये देखते हैं कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। और इसी फिनोमेना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा नाम है, फोटो तो इलेक्ट्रॉन्स जो वो लाइट हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट पड़ने से करंट का फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर इनको डायरेक्शन दे दिया जाएगा तो वही करंट हमारी होती है। यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो बात सही है कि मेटल है, मेटल में लाइट पड़ रही उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये बात तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जिस अमाउंट की लाइट यहाँ हम डालें, चाहे जितने इंटेंसिटी की लाइट डालें उससे इलेक्ट्रॉन निकले ही निकलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी मेटल के लिए फिक्स होती है, वो या उससे ज़्यादा एनर्जी की लाइट डालेंगे तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होंगे। और उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल। इसे W से लिखेंगे और W इक्वल टू H न्यू नॉट यहाँ पे लिखा जाता है। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लाइट हमारी इक्वल टू H न्यू होती है। W भी यहाँ ही है एनर्जी, केवल ये मेटल के केस की है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहने तो लाइट की इतनी या इससे ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, इसलिए इसे वर्क फंक्शन नया नाम दे दिया गया W इक्वल टू H न्यू नॉट, क्योंकि H तो प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब मिनिमम एनर्जी का होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी को लिख सकते हैं HC अपॉन लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। पहला ये कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसे हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, या हम कह लें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, या इसी को कह सकते हैं
मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दें। तो 3 चीज़ों के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। अब थोड़ी इसका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई। अब यहाँ के कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए। वो ऑब्जर्वेशन कैसे लिए गए कि इसी मेटल को एक प्रैक्टिकल रूप दिया गया। ये मेटल है, इसको एक ग्लास से बंद कर दिया गया और यहाँ पे कैथोड लगा दिया गया, यहाँ बैटरी लगा दी गई। और यहाँ पे लाइट फॉल कराया गया। लाइट के केस की यहाँ पे 2 चीज़ें की बातें होंगी, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी। एक होगी अमाउंट ऑफ लाइट, और दूसरी होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा कि लाइट का अमाउंट मतलब एनर्जी तो वही है, जहाँ थोड़ी लाइट डाली जा रही थी वहाँ और लाइट डाल दी गई। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई रूम है, कोई फंक्शन है, वहाँ पे जैसे रूम की बात किया जाए, मान लीजिए 2 LED जो है जल रही, 2 की जगह 3 जला दी गई, 4 जला दी गई। ये हो गया अमाउंट ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया कि उसकी एनर्जी को और फ्रिक्वेंसी को और बढ़ा दी गई। तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहे हैं? मान लीजिए जो अमाउंट लाइट का डाला जा रहा था, अब अगर अमाउंट हम बढ़ा देंगे तो बढ़ाने से क्या होगा, अगर कम लाइट थी, थोड़े जगह पड़ रही थी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, हमने अमाउंट और बढ़ा दिया, और अमाउंट पे पड़ेंगे तो और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अमाउंट बढ़ा देंगे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी वैल्यू। बट एक लिमिट तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पूरे मेटल पे लाइट डालेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम है, अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो एक लिमिट तक करंट की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सेकेंड बात है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, इसी को एनर्जी ऑफ लाइट अगर हम बोलेंगे। जब ये बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे, जैसे पहले केस में ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से चले ही जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के यहीं पे बने रहेंगे, क्योंकि अगर उतनी कैथोड की वैल्यू नहीं है या उनमें इतनी एनर्जी नहीं है तो वो कैथोड तक नहीं पहुँच पाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में यहाँ पे बने रहेंगे। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है, एनर्जी बढ़ा दी गई है, तो उनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि कैथोड तक पहुँच जाएँ, तो वो थोड़ा सा पीछे से ही। अब अगर इसके बाद और बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे, कुछ नीचे से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट यहाँ भी एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा करंट की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। तो दोनों में क्या बेसिकली फ़र्क हो रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं कि कितनी मिनिमम एनर्जी पे जो है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम एनर्जी जो है उससे कम ही एनर्जी में यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पहुँच जाएंगे। कैथोड पे पहुंचने का मतलब है कि जो करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू और कम में, अगर कैथोड उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है तब भी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स रीच कर जाएंगे। तो ये दोनों में फ़र्क होगा। दोनों की वैल्यू बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट करें तो करंट का अमाउंट तो बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, किस जो इलेक्ट्रॉन निकलने की बात हुई, कितनी एनर्जी निकलेगी उसकी बात हुई, और उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने जो है देखे। अब इसके बाद उसके कुछ रूल्स और थे। इन सब के बावजूद तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कुछ उसके रूल्स थे। फर्स्ट रूल ये था कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट पड़ रही थी, लाइट की बात हो चुकी है, मीन्स वर्क फंक्शन उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वर्क फंक्शन या उससे ज़्यादा की जैसे ही एनर्जी पड़ रही थी, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा था। दूसरी जो मेन कई यहाँ प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर सकते हैं वो ये था कि हर लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे,
एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ जिसकी बात हो गई है, जब उस अमाउंट की लाइट डालेंगे, उतनी एनर्जी की लाइट डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उससे नीचे निकलने वाले नहीं हैं। और जो हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ा रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे थे, यहाँ पे एक चीज़ और बात कर दें, जैसे अभी हमने बात किया था मेटल है, मेटल को हमने यहाँ बंद कर दिया, यहाँ लाइट डाल रहे हैं, यहाँ कैथोड लगा दिया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब जैसे एक जो भी एनर्जी की लाइट यहाँ फॉल हो रही है, जिस भी एनर्जी की लाइट फॉल हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस एक कैथोड की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे करंट मिलेगी। बट इतनी एनर्जी सब में नहीं होगी, कोई जो भी कैथोड वैल्यू है उसके साथ वो इस कैथोड पे पहुंच सके, या कह लीजिए करंट की वैल्यू हमें मिल सके। हमने क्या किया, कैथोड की वैल्यू और बढ़ा दी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्लाउड के रूप में डिपॉजिट होंगे उससे भी कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और वैल्यू हमने बढ़ा दी, और जो कम एनर्जी वाले होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होंगे वो भी चले जाएंगे। लेकिन फिर वही बात हो गई, एक करंट की वैल्यू एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, उसके आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि कैथोड बढ़ाने से बस केवल इतना ही इफेक्ट पड़ने वाला है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के रूप में डिपॉजिट होंगे वो कैथोड से जा करके सर्किट में फ्लो करेंगे, लेकिन वो मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा कि वहाँ से जा करके उसमें डिपॉजिट हो जा करके। तो एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखी गई, यहाँ पे कई कैरेक्टरिस्टिक हम समझ सकते हैं, 3, 4, 5 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी कि अगर कैथोड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है का अमाउंट बढ़ रहा है। और जो अभी एक और जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी उसकी बात करते हैं, जो वर्क फंक्शन की बात हुई थी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बता दें कि अगर मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन मेटल का जो W है ये अगर 5 eV है, लेकिन लाइट अगर हम डाल रहे हैं 3 eV की, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब ये हम नहीं सोच सकते या ऐसा हो सकता है कि 3 मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक फोटॉन आया, एक लाइट आई 3 eV की, दूसरी लाइट आ गई 3 eV की, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब मिनिमम अमाउंट, कहने का मतलब लाइट की मिनिमम एनर्जी 5 eV या इससे ज़्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। तो दीज आर द सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। और अभी हमने शुरुआत में ही बात किया हुआ था कि ये वो एक इफेक्ट था जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, क्योंकि अराउंड 100 ईयर से चली आ रही थ्योरी जो है, वेव थ्योरी है, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। क्योंकि उस जो वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट थे उसके अकॉर्डिंग ये जो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसी तरीके से एक्सप्लेन हो ही नहीं पा रहे थे। चाहे वर्क फंक्शन की बात हो, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात हो, चाहे अमाउंट ऑफ लाइट की बात हो, चाहे वो कैथोड की बात हो, सबसे बड़ी चीज़ जो ये था 5 eV चाहिए, 3 eV जितने भी हों, 3, 2 जो भी है, वो किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं करा सकते थे। तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी वो किसी तरीके से, और सबसे पहली बात जो बताया था, जैसे ही लाइट पड़ती है इमीडिएटली 0 टाइम में इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी तरीके से शो हो ही नहीं पा रही थी वेव थ्योरी से। तो वेव थ्योरी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। तो इसी वेव थ्योरी के बाद एक नई थ्योरी आई, वो थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी कि अभी हमने शुरुआत में बात किया हुआ था, सबसे पहले न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था अराउंड 16वीं सेंचुरी के आसपास कि जो लाइट है वो हमारे टीनी पार्टिकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल, जस्ट लाइक ए पार्टिकल ऑफ सैंड
या डस्ट पार्टिकल जो भी समझ सकते हैं उस तरीके से ट्रेवल करती है। लेकिन जो आगे के फिनोमेना हुए उसमें वो किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद हाइगेंस की वेव थ्योरी आई जिसने लगभग सारे फिनोमेना, देखिए जो पहली थी वो केवल इमिशन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, जो कार्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन की थी। उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेना आए। इसके लिए हाइगेंस की वेव थ्योरी आई। और फिर उसके बाद ये सभी शुरुआत में स्टार्टिंग में 2 केस की बात किया था, थर्मोनिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें किसी तरीके से जो हाइगेंस थ्योरी वो किसी भी तरीके से कोई चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, मतलब वो थ्योरी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। उसी के बाद आई प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या थी? एक्चुअल में ये थ्योरी जो उनकी कार्पस्कुलर थ्योरी थी, और प्लस आइंस्टीन का E=mc², इन दोनों को मिक्सचर किया। कहने का मतलब उसी बात को मॉडलाइज कर दिया, क्योंकि E=mc² जो न्यूटन का फार्मूला था वो कहता है कोई भी मास अगर लाइट की वेलोसिटी से चलेगा तो उस समय पूरी तरीके से एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यही बात इन्होंने प्लांक ने बताया कि वैसे तो पार्टिकल होते हैं, लेकिन क्योंकि लाइट मतलब लाइट की ही वेलोसिटी होगी तो उस समय वो एक एनर्जी पैकेट में बदल जाते हैं, और उन्हीं का नाम फोटॉन दिया। बोले कि जो लाइट है बहुत ही टीनी एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, फिक्स एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिनका नाम फोटॉन दिया। और किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी है वो E=hν के थ्रू प्रेजेंट होगी, के द्वारा दी जाएगी। और इन्हीं के बेस पे इस h को प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। और न्यू जो है वो हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो ये बात इन्होंने जोड़ा कि जो कार्पस्कुलर थ्योरी में टिनी पार्टिकल थे प्लस E=mc² मिला करके उन्होंने कहा फिक्स एनर्जी पैकेट, बहुत ही स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, और उसका नया नाम दिया फोटॉन। कहने का था फोटॉन क्या है? फिक्स एनर्जी पैकेट के बंडल्स हैं, फिक्स एनर्जी के एक फिक्स एनर्जी के पार्टिकल कह सकते हैं, टिनी पार्टिकल कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मेनली लाइट है तो लाइट की वेलोसिटी होगी, उसका नाम फोटॉन दिया। और हर फोटॉन की एनर्जी होगी E=hν के बराबर हो जाएगी। तो ये थी उनकी क्वांटम थ्योरी। कहने का मतलब जो लाइट है दैट ट्रेवल इन स्कैटर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी स्मॉल टिनी एनर्जी पैकेट दैट्स आर कॉल्ड ए फोटॉन। जो फोटॉन की एनर्जी होगी वो E=hν के थ्रू हो जाएगी। और ये नई थ्योरी जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी इन्होंने दिया। और इसी बात को लेकर के फिर आइंस्टीन ने जो है इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट, जब पूरे फिनोमेना की बात हो गई, उसके बाद जो पूरी तरीके से वेव थ्योरी फ्लॉप हो गई, उसके बाद प्लांक की क्वांटम थ्योरी आई। प्लांक ने बताया कि जो लाइट है वो एक स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिनको फोटॉन कहा जाता है। फोटॉन की एनर्जी E=hν के बराबर होती है। h प्लैंक कांस्टेंट है, और h की जो वैल्यू है वो 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होती है। इसी बात को लेकर के आइंस्टीन ने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने बताया, मान लीजिए हम E एनर्जी की लाइट किसी भी मेटल जिसका वर्क फंक्शन W है, वर्क फंक्शन का मतलब उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और W के बराबर है। E एनर्जी की लाइट अगर डाल रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने बताया E-W, क्योंकि E की वैल्यू क्लियर है, W से ज़्यादा होगी तो जितनी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये बात आइंस्टीन ने बताई कि
ई एनर्जी एच न्यू, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी, के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम यू स्क्वायर। तो जितनी एनर्जी लाइट के वहाँ पे डालेंगे वो पहले वर्क फंक्शन में वेस्ट होगी और वर्क फंक्शन के बाद जितनी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसी की बात शुरुआत में कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर देखिए तो वहाँ पे यही था कि जो इलेक्ट्रॉन्स में उतनी एनर्जी नहीं होगी दैट विल नॉट रीच टू कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में डिपॉजिट रहेंगे। अब अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे या अगर कैथोड की वैल्यू बढ़ा देंगे तो वही इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पे रीच करके और करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो ये था कि जो भी लाइट डालेंगे वो पहले वर्क फंक्शन में जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sc/λ माइनस Sc/λ नॉट, और इसकी वैल्यू हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो ये था आइंस्टीन का इक्वेशन। और इसके बाद जो नई चीज़ हम लोग देखेंगे मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो यहाँ से जो काइनेटिक मास निकला है m=E=mc स्क्वायर, एनर्जी ऑफ लाइट या कोई भी पार्टिकल होगा E=h न्यू। यहाँ से mc स्क्वायर h न्यू मतलब Sc/λ। यहाँ m की वैल्यू आ गई h/c λ। और यहाँ से अगर मोमेंटम p की बात किया जाए p क्या हो जाएगा m/c। कहने का मतलब m है हमारा hc/λ और इंटू c कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है जब वो p जो है h/λ के बराबर हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आई कि जो काइनेटिक मास ऑफ द लाइट है वो h/c λ के बराबर होगा और उसका जो मोमेंटम p होगा h/λ के बराबर आ जाएगा। तो ये था ओवरऑल थ्योरी। कई चीज़ें यहाँ पे अब शार्ट कर दी गई हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही फिनोमेना। सबसे मेन इसमें यही है कि जो अराउंड 100 ईयर से चली आ रही वेव थ्योरी पूरी तरीके से साफ हो गई थी। तो प्लांक की नई थ्योरी है जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, और उसी को लेकर के आइंस्टीन ने फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से कैसे घटना घटित होती, उसकी पूरी एनालिसिस थी। और उसके बाद फिर मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो कि यहाँ पे काइनेटिक मास और मोमेंटम यहाँ पे दोनों निकाले गए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस किस तरीके से न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।